हमारे सूरत महानगर के पुलिस आयुक्त हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो पधारें और हमें लाभान्वित करें अपने आशीर्वाद से। श्री दिनेश भाई, इस हॉल में उपस्थित सभी अग्रगण्य नागरिकजन और प्रिय विद्यार्थी, मुझे कहा गया आशीर्वचन देने के लिए, लेकिन आशीर्वचन से काम चलता है वो सबसे आसान काम है। हम बात स्पष्ट करेंगे एकदम, क्योंकि आप नौजवान हैं। जब आप यंग होते हैं तो उसकी एक कमाल की खूबी होती है कि आपके दिमाग खुले होते हैं, आपकी सहनशीलता भी ज्यादा होती है, सत्य को स्वीकार करने की और उसके बाद उसका शोध करने की एक अदम्य लालसा भी होती है, जिज्ञासा भी होती है। तो मैं प्रयास ये करूंगा कि मैं खुल के आपसे बात करूं, और ये परीक्षा मेरे लिए भी है। मेरी टीम के एक साथी हैं इंस्पेक्टर राजेश सुहेरा, वो नीचे रुक रहे थे, मैं उनको भी साथ लेके आया हूं कि मैं ऐसी कोई बात ना कहूं जो मैं करता नहीं। हम लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं आज। लीडरशिप की पहली क्वालिटी है ऑथेंटिसिटी। आप जो कहें वो करें, और यदि आप जो कहते हैं वो करते हैं तो आपकी बात का असर होता है। जो बहुत ही सुंदर एक चीज मुझे ऑथेंटिसिटी पे याद आ रही है। गिरीश कर्नाड ने एक प्ले लिखा है, उसका नाम है तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा बादशाह था दिल्ली का जो विद्वान था, बहुत शार्प था। वो चेस का अद्भुत खिलाड़ी था, यानी उसका दिमाग बहुत तरह की विचारणाएं एक साथ समाहित कर सकता था, यानी लगभग सभी खूबियां उसमें थी। फिर उसने राजधानी दिल्ली से बदल के तुगलकाबाद ले जाने का प्लान किया। वही आदमी था जिसने विश्व में पहले उसने कहा कि मैं चमड़े के सिक्के चलाऊंगा। विचार उसके पास बहुत थे, लेकिन वो एक के बाद एक असफलताएं उसको मिली। यदि लीडरशिप को हम ये माने कि लीडरशिप पुंज है कुछ एक ऐसे स्किल्स का, कुछ ट्रेड्स का। ट्रेड थ्योरी बड़ी पॉपुलर थ्योरी, आप में से जो मैनेजमेंट के विद्यार्थी होंगे आप जानते हैं ट्रेड थ्योरी थी कि आदमी के अंदर कुछ सविशेष खास, यदि वो इंटेलिजेंट है तो, यदि वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर सकता है तो, यदि वो कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अंदर है तो, यदि वो बाकी आदमियों के साथ अपनी विजन शेयर कर सकता है तो, इन सारी तरह तरह की चीजों का एक बहुत लंबी लिस्ट बनती चली गई। अब उसको वैलिडेशन तो करना पड़ेगा कि ये ट्रेड थ्योरी आपने इकट्ठा तो कर लिया इतने सारे गुणों को। अब देखें कि जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनमें से कितने गुण इनमें थे। किसी महान नेता में देखें तो किसी के अंदर 3-4 गुण मिलते हैं, किसी के अंदर 5-6 गुण मिलते हैं। अब वो ट्रेड थ्योरी तो करीब 50 ट्रेड्स उसमें आ गए थे। इसका मतलब ऐसा कोई प्रकाश पुंज तो कहीं होता नहीं कि उसमें इतने सारे गुण होंगे तो उसमें से टॉर्च निकलेगी, वो प्रकाश निकलेगा, उसकी लीडरशिप है जो और सारे अंधेरे को वो रोशन कर देगा। ऐसा नहीं होता। तुगलक की बात मैं कर रहा था। तुगलक की एक ही प्रॉब्लम थी, वो उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता था।
जो कहता था वो नहीं करता था, ब्रिलियंट था, पावरफुल था, योद्धा अच्छा था, पढ़ा लिखा था, बहुत लोगों की बात सुनता भी था, लेकिन सिर्फ एक चीज ने उसको सबसे निकृष्ट श्रेणी का लीडर बना दिया, क्योंकि उसके अंदर ऑथेंटिसिटी नहीं थी, उसकी कथनी और करनी में फर्क था। उसने अपने परिवार के लोगों को मार के सत्ता हासिल की थी, इस चीज से वो कभी बाहर निकल नहीं पाया। तो लीडरशिप तभी आरंभ हो सकती है जब आपके फॉलोअर्स आपको ये माने कि ये जो करता है वही कहता है और जो कहता है वही करता है। ऑथेंटिसिटी मैं मानता हूँ, आप भविष्य के आने वाले समय के लीडर्स हैं और भविष्य के नहीं, आप में से आज भी लीडर्स हैं। इसीलिए मुझे दिनेश भाई ने अभी बताया कि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स में से प्रोफाइल में से चेक करके आप लोगों को यहाँ लाया गया। इसका मतलब आप लोग लीडर्स हैं। भारत इस वक्त बहुत सही अवसर का देश है। भारत आज एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है कि आप सभी को इतिहास बनाने का अवसर मिलेगा। मैं आपको अच्छा लगाने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं। भारत इस साल लगभग विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनने जा रहा है। हो सकता है बढ़ भी गया हो, क्योंकि सेंसस हुई नहीं लास्ट टाइम। 142 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन हमारी हो चुकी है। चाइना और इंडिया लगभग साथ साथ हैं, और जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, इसी साल में हम दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएंगे। उसका डेमोग्राफिक फैक्टर भी आपने सुना होगा कि नौजवान इतने सारे लोग हैं तो भारत महान बन जाएगा। हमारी समस्याएं भी उतनी ही बनी है, जिनमें से एक बड़ी समस्या हमारी जनसंख्या है। इतने बड़े देश को यदि आगे बढ़ना है, और बढ़ना इस देश की नियति है, इस देश का भूतकाल गौरवशाली था, एक स्वर्णिम युग हम जी चुका है ये देश। आगे भी इस देश का भविष्य गौरवशाली है, जो अभी देखना शुरू हो गया है। एक स्वामी थे रामकृष्ण मिशन में, मैं 2000 के साल में एसपी राजकोट था, और स्वामी जी से मिलना मेरा होता था। हम दुनिया भर की बातें करते थे। रात को मैं अकेला रहता था, फ्री होता था तो रामकृष्ण मठ में मैं जाता था, और वो स्वामी जी बड़ा स्नेह रखते थे मुझसे बड़ी उम्र के थे। तो बोलते, अजय बाबू, इस देश में इस सेंचुरी में इंडिया सबसे आगे, ये सेंचुरी इंडिया की है। मुझे उस वक्त समझ नहीं आता था, क्योंकि हमारी परिस्थिति 2000 के साल में अच्छी नहीं थी। हमारी दिशा भी बहुत सुस्पष्ट नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन वो एस्ट्रोफिजिक्स के आदमी थे, उन्होंने जीवन बहुत देखा था, बहुत नगरों में रहे थे, बहुत तरह के लोगों से मिले थे। आज वो है नहीं, लेकिन ये जान के मुझे बड़ा आनंद होता है कि उसकी दृष्टि में ये चीज थी कि भारत की ये सदी है और भारत की सदी में आगे बढ़ेगा। आज भी हम दुनिया की लीडिंग कंट्री नहीं है, लेकिन बनने जा रहे हैं। वो आपकी पीढ़ी पे आधारित है, इसलिए मैं कहता हूँ आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बात साथ साथ दिनेश भाई आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें बैठकर हम ये समस्याएं सभी। संसार को पहले हम इन्हें ज्ञान भिक्षा दान दी, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। आचार, व्यवहार, व्यापार, विज्ञान, इन सभी में हम दुनिया के लीडिंग राष्ट्र थे एक समय पर। ये बात भी मैं किसी रूढ़ी के तौर पर नहीं कह रहा हूं। वेदों का जो लगभग समय माना जाता है वो 10,000 साल पुराने, कुछ एक विद्वान बोलते हैं। जो बिल्कुल नए हैं वो भी करीब करीब 4,500 से 5,000 साल पुराने वेदों का काल माना जाता है। सबसे पुराना जो ऋग्वेद है वो तो लगभग कम से कम 5-6 हजार साल पहले लिखा गया होगा। उस वक्त दुनिया में कोई राष्ट्र इतना आगे नहीं था कि इतनी वैज्ञानिक, इतनी सुस्पष्ट भाषा में अपने
अपने गहनतम विचारों को और परमात्मा के साथ जोड़ने वाले विचारों को काव्यमय रूप से प्रस्तुत कर सके। 10,600 के करीब उसमें वर्सेस हैं। ऋग्वेद इतना बड़ा वेद ऐसे ही नहीं लिखा जाता, इसका मतलब हर रीडिंग था उसका, अग्रगण्य राष्ट्र था इस पृथ्वी पर, जिसमें सबसे कम है सामवेद में भी करीब 1200 या 1300 वर्सेस हैं। फिर यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इन सब के बाद उपनिषद लिखे गए, वो हमारा स्वर्ण काल था। उसके बाद कुछ घटनाएं घटी, उसके विवाद में मैं जाना नहीं चाहूंगा कि कारण क्या हुआ, लेकिन फिर एक लंबा ऐसा समय आया जब हम धीरे 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 हम नीचे जाते चले गए। उसके बाद मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद 1526 में बाबर आया, उसके बाद हुमायूं, अकबर, और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस देश में हुई, और हम लगातार गुलाम रहे। बड़ी मुश्किल से बड़े महानुभावों के, बड़े बड़े नेताओं के, आज हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में माना जाता है कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे जो महानतम नेता पैदा हुए हैं, उनमें निर्विवाद रूप से गांधी जी जैसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ। और गांधी जी इस देश में हुए, गांधी जी पोरबंदर में हुए, गांधी जी राजकोट में पढ़े, वो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में स्कूल या कॉलेज स्कूल तक नहीं पढ़े थे। और उनकी क्षमता कितनी थी, जब वो अपने घर परिवार से झगड़ के इंग्लैंड जाना चाहते थे। बका ठाकुर, आपने नाम सुना होगा, बका ठाकुर मुंबई में और पूना में प्रोफेसर थे, गुजरात के रहने वाले थे, गांधी जी के बड़े भाई के मित्र थे, और उनके भाई से झगड़ा करके जब मोहनदास करमचंद मुंबई पहुंचे, तो उनको जब तक स्टीमर ना निकले तब तक उनको किसी के घर रहना था। भाई ने अपने मित्र को कहा कि मेरा भाई मोहन आ रहा है, इसको अपने आप ठहराइए जब तक स्टीमर इसका रवाना ना हो। और बका ठाकुर का वार्तालाप हुआ गांधी से। गांधी जी उससे पहले एक सामान्य विद्यार्थी थे, भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में गए थे, लेकिन वहां उनसे पढ़ाई बर्दाश्त हुई नहीं, वहां भी लोग कोप नहीं कर पाए, वहां के लीडिंग स्टूडेंट नहीं थे। लेकिन अंदर कुछ कुरेदता था कि मुझे विश्व स्तर पे जाके कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, देखना है, विश्व को देखना है। बका ठाकुर की डायरी मैंने पढ़ी है, उन्होंने कहा कि ये लड़का मोहन आया है, मेरे पास कुछ दिन रहा भी है, ये पता नहीं क्यों इंग्लैंड जाके पढ़ना चाहता है। वैसे तो भावनगर का श्यामल दास कॉलेज भी इसके लिए ज्यादा ही अच्छा है तो श्यामल दास कॉलेज के लायक। इसलिए यदि कोई टीचर आपको बताए कि आपके गुण इतने हैं, आपके मार्क्स इतने हैं, आपका ग्रेड ये है, मैं यहाँ यदि टीचर्स भी हैं तो उनको भी कहूँगा कि कभी किसी स्टूडेंट को ये मत बताइए कि आप सेकंड या थर्ड ग्रेड हैं, क्योंकि सेकंड या थर्ड ग्रेड बच्चा बायोलॉजिकली कुदरत पैदा ही नहीं करती। ईच ऑफ अस इज अ ब्रिलियंट स्पेसिमेन ऑफ योर क्रिएशन। उसके कुछ ब्रह्म सूत्र हैं और उसमें सब पता लगता है, आप क्या है, मैं क्या हूं, ये क्या है, ये दुनिया क्या है, सब हमारे भाई बहन क्या है। एक और ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सिर्फ एक ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त और कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। दूसरा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्वम असि, तुम भी ब्रह्म हो। सर्वम खलु ब्रह्म, ये टेबल, ये पर्दा, ये पेड़, ये पौधे, ये पशु, ये पक्षी, ये जानवर, ये निकलता सूरज, ये ढलती शाम, ये सब कुछ, फूल खिलते, कली, पेड़ पौधे, सब कुछ ये ब्रह्म का स्वरूप है। ये विराट चेतना है। लोगों को पहले समझ नहीं आता था कि ये कैसे है। बाद में डाल्टन ने जब थ्योरी दी तो पता लगा कि हर मैटर इज indestructible, matter can neither be created nor destroyed। और जिस एटम से मैं और आप बने हैं, उसी एटम से ये मेज और ये कुर्सी, ये स्टेज, ये पर्दा, ये वैक्यूम कैनवस, ये सब कुछ उसी से बना है। उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमने तो ये मान लिया, हमारे ऋषि मुनियों को ये दिखा, उन्होंने मान लिया।
ऋषियों ने कहा हमने मान लिया, क्योंकि ऋषियों को कुछ ना कुछ चमत्कारा हुआ, उनको प्रकाश दिखा, उन्होंने मान लिया। पश्चिम के लोग मानते नहीं हैं, वो अंदर घुस के देखते हैं। पश्चिम के लोगों ने अंदर घुस के देखा, इसको तोड़ा, मेटल को तोड़ा, मेटल में से अंदर गए, मॉलिक्यूल आया, मॉलिक्यूल को भी तोड़ा, एटम आया, अल्टीमेटली फिर एटम को भी तोड़ा। एटम को तोड़ा तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस मिला, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले, लेकिन उसके बाहर जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे वो ऑर्बिट्स में क्या था? इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा वो चक्कर लगा रहा है, और बाकी क्या है? बाकी तो वेकेंट है। तो इस तोड़ते तोड़ते समीक्षा करने, साइंटिफिक एटीट्यूड, इसके कारण पश्चिम में भौतिकवाद का विकास तो बहुत हुआ, वो आगे निकल गए। मैं बता रहा था कि भारत अभी बहुत पीछे है और हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये स्वीकारोक्ति हमारे प्रस्थान की सबसे पहली शुरुआत वो होगी जब हम ये स्वीकारें कि हम अभी पीछे हैं और हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है, आगे जाएंगे। पश्चिम आगे कैसे गया? पश्चिम हमसे 600-700 साल पहले इस दुनिया के जो लीडिंग सिटीज थे वो इंडिया में थे, लेकिन फिर कुछ हुआ। 1061 के साल में बैलियल कॉलेज की स्थापना ऑक्सफोर्ड में हुई। उससे बहुत पहले, हजारों साल पहले हमारे यहाँ नालंदा और तक्षशिला थी, कहाँ गुम हो गई पता नहीं लगा। हम आज तलाश कर रहे हैं, उनका नाम लेके गौरवशाली अनुभव करने के बजाय उनको रिक्रिएट करना पड़ेगा। 1061 के साल में बैलियल कॉलेज की स्थापना ऑक्सफोर्ड में हुई और कुछ साल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की लीडिंग यूनिवर्सिटी बन गई। लगभग 1350 के आसपास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और वो तब से वर्ल्ड की लीडिंग यूनिवर्सिटी है। आज इस दुनिया के पहले 100 टॉप यूनिवर्सिटी, आप सभी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, विश्व की पहली 100 यूनिवर्सिटीज का निर्विवाद जो आकलन होता है उसमें भारत की एक भी यूनिवर्सिटी का समावेश नहीं होता। अब ये देखिए, यदि भारत नहीं है तो कौन से देश की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें? अमेरिका की 56 यूनिवर्सिटीज पहली 100 में से हैं। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, ये वर्ल्ड के टॉप 3 है। उसके बाद चौथे नंबर पे आज भी ऑक्सफोर्ड है और 5वें नंबर पे कैम्ब्रिज है। जिस देश में 700, 800, 900 साल से वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज हो, वो दुनिया का महान देश तो बनना था। इंग्लैंड बना और इंग्लैंड के लोगों ने धीरे 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 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में फैक्ट्री लगाई, मुंबई में फैक्ट्री लगाई, चेन्नई में लगाई, कोलकाता में लगाई, और वहां के एक लड़के ने, मैं उसको लड़का कहूंगा क्योंकि उस उम्र जब वो इंडिया आया था तो उसकी उम्र 16 साल थी। 16 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी यंग लड़कों को स्कूल से लेती थी और they used to be taken as clerks. रॉबर्ट क्लाइव came as a clerk in ईस्ट इंडिया कंपनी। वहां उसने देखा कलकत्ता में पैसा, धन दौलत, संपत्ति तो बहुत है और ये ऐसे लोगों के कंट्रोल में है जो निकम्मे किस्म के लोग हैं और जिनको तोड़ा जा सकता है। तो बैटल ऑफ प्लासी जब हुई 1757 में, लॉर्ड क्लाइव ने थोड़े से मुट्ठी भर आदमियों के साथ सिराजुद्दौला को हरा दिया। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई और उसमें भी कुछ क्लर्क्स ने कुछ बंदूकों के साथ, लोगों के साथ मिलकर इंडिया पे पूरे कब्जा करने की शुरुआत कर दी और 1857 तक आते आते पूरे हिंदुस्तान पे उनका कब्जा था। 1947 में वो निकल गए और आज हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि उस मानसिकता से कैसे निकले। हम वर्ल्ड लीडर्स थे किसी समय में, हमें वर्ल्ड लीडर बनना है, ये हमारी डेस्टिनी है, ये हमारी नियति है। वो बनने के लिए आपकी जनरेशन को मेहनत करनी पड़ेगी। उसको दिखाने का रास्ता दिनेश भाई की और हमारी जनरेशन का है। शायद जो काम हम नहीं कर पाए, आप लोगों से मुखातिब हो। इससे काम नहीं चलेगा, नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। नारे लगाना बहुत आसान है। अभी मुझे महाग्रंथ गीता की पुस्तक दी गई, गीता का आदान प्रदान करना तो बहुत आसान है। और दिनेश भाई, मेरा मानना यह है कि सबसे ज्यादा गीता मुझे आके आज तक उन्हीं लोगों
लोगों ने प्रस्तुत की है जिन्होंने गीता को कभी समझने का प्रयास नहीं किया। गीता जी के लेने देने से कुछ नहीं होता है। भगवान कृष्ण को जो कमाल की चीज उनको सूझी थी, जो उनके दिमाग में विचार आए थे, वो कैसे पहुंचाते, अर्जुन को बताया, फिर वेद व्यास जी ने लिखा और उसमें गीता का संदेश इसमें निहित है। लेकिन इसकी चमक तो जो श्री कृष्ण को दिखी थी वो जरूरी नहीं है इसको पढ़ने से वो चमक मिल जाए। काफी लोग ये कहते हैं कि मैंने 25 बार गीता पढ़ी, 50 बार पढ़ी, तो मुझे तो अंदर से उन पे क्षोभ होता है। यार तुम्हें समझ आनी थी तो एक बार पढ़ के आ जाती, अब तो सारी उम्र उसकी चक्की चलाते रहे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। संदेश महान है, संदेश महान है, इसमें कोई शोषण नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसकी चमक तभी मिलेगी, दीपक के अंदर यदि घी ना हो तो क्या वो जलेगा? रुई है, जल जाएगी थोड़ी देर में। और यदि रुई भी नहीं है, सिर्फ दीपक है मिट्टी का, तो उसमें तो आग भी नहीं लगेगी। तो हमें और आपको घी वाले दीपक बनना है। ज्ञान ज्योत का प्रकाश जब निकलेगा तब ये देश आगे बढ़ेगा, तब आप लोगों में से लीडर्स निकलेंगे, तब पॉलिसी सही बनेगी, तब उन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन सही होगा। मैं बीच में मैंने कहा युवावस्था में बहुत ताकत होती है। यूथ इज अ ब्रिलियंट स्टेज ऑफ लाइफ। इसमें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात पुनरावर्तन करता हूं कि असफलता के लिए युवावस्था में कोई विचार ही नहीं होना चाहिए। आप जो कुछ करते हैं आप उसको करेंगे, आप सफल होंगे, आप सर्वश्रेष्ठ करेंगे और पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ करेंगे। ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आप में आ जाएगा, उस दिन आप गीता पढ़ने का हक और योग्यता पात्रता आप में होगी। मैं इससे भी गहरी बात में जाऊंगा। इस जीवन में लोग रिसोर्सेज गिनते हैं, हम इकोनॉमिक तरीके से विचारने वाले आदमी हैं। हम ये देखते हैं कि मेरे पास क्या है। काफी लोग कहते हैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं भी अभी गिनती गिना रहा था कि विश्व में 56 यूनिवर्सिटी अमेरिका की, 8 इंग्लैंड की, उसके बाद 6 ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद 3 कनाडा की, 2 जर्मनी की, इस तरह से करीब 80-85 यूनिवर्सिटी हैं। इनमें 3 चाइना की भी हैं। ये विचारने की बात है, इंडिया की एक भी नहीं है। कुछ रेटिंग्स में पहली 200 में 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज का नाम आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, IIT दिल्ली और IIT मुंबई। लेकिन पहले 100 में नहीं। और पहले 100 में इतनी यूनिवर्सिटी जब आ जाती हैं तो 170, 180, 200 और उसके बाद हमारी मोस्टली यूनिवर्सिटीज 500 से 1000 की रैंकिंग की है। इसका मतलब हम दुनिया की बैकवर्ड यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी जैसी भी हो, उनकी रैंकिंग कहीं भी हो, आप ये बताइए महात्मा गांधी इस देश में कहाँ किस स्कूल में पढ़े थे? अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में पढ़े थे। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ पढ़े थे? वो वडनगर में पढ़े थे। गुंडनबर्ग जिसने इस दुनिया को बदल दिया, वो कहाँ पढ़ा था? वो तो कुछ भी नहीं पढ़ा था। वो एक आम आदमी था जो एक ज्वेलर के यहाँ जाके ज्वेलरी बनाना सीख रहा था। वहां से उसने प्रिंटिंग मशीन बनाने की टेक्नोलॉजी उसके दिमाग में आई, उसने बना। अल्फ्रेड नोबल ने किसी टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था, उसने डायनामाइट बना दिया। थॉमस अल्वा एडिसन जब पढ़ने के लिए गया था तो उसको पीट के उसके टीचर ने वापस भेज दिया था और ये नोट लिख के दिया था उसकी मदर के नाम, योर टॉमी इज स्टूपिड, ही कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। उसकी मदर ने कहा कि टॉमी बेवकूफ तो नहीं है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाए। उसकी मदर ने खुद पढ़ाया और उसी थॉमस अल्वा एडिसन ने 2000 के करीब आविष्कार इस दुनिया में करके दिखाए। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के आधार पे हीन भावना से ग्रसित होने का समय नहीं है। लेकिन सिर्फ बातें करने से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ आदर्शवाद से भी काम नहीं चलेगा। नवयौवन के शब्दकोश में जिसे भाग्य ने उज्ज्वल प्रौढ़ावस्था में परिवर्तित करने को रखा हो, ऐसा कोई शब्द नहीं है असफल जिसका उच्चारण हो। फेलियर होना आपकी नियति नहीं है। क्यों? आपके और मेरे पास और चाहे कुछ भी ना हो, जीवन तो है, हम जीवित तो हैं, जीवित हैं। और मैंने सबसे पहले कहा हम लोग ब्रह्म हैं।
परमात्मा का एक स्वरूप है। और यदि परमात्मा ने जीवन नाम की ये अनुपम भेंट हमें दी है, हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम विचार सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, हम चल कर सकते हैं, हम चीजों को तोड़ मरोड़ सकते हैं, हाथ काम करते हैं, सब कुछ काम करता है, फिर कमी किस चीज की है? सिर्फ बातें करने से, सिर्फ नारा करने से, सिर्फ प्रवचन करने से नहीं होता। एक कविता की लाइनें, मेरी प्रिय लाइनें हैं, उस कविता में एक पागल आदमी ये कविता है, ये पंक्तियां बोलता है। समझदार आदमी, इंटेलिजेंट आदमी सत्य का उद्घाटन नहीं कर पाता, उसके लिए थोड़ा पागल होना पड़ता है। उस कविता में लंबी कविता है, गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता है, अंधेरे में। विश्व की महान कविताओं के समकक्ष में उसको मानता हूँ। आप लोगों में से जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, द वेस्टलैंड पढ़ा है किसी ने? द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट की कविता है, वो दुनिया की श्रेष्ठ कविताओं में से मानी जाती है। मैं अंधेरे में को उसका समकक्ष मानता हूँ। उसमें एक पागल आदमी है जो बीच बीच में आता है और वो कुछ शब्द बोलता है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया? जीवन क्या किया? भोगवादी बन अनाथ बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, तन मन धन करुणा सीमा को हकाल दिया, देश प्रेम बाप को घर से निकाल दिया, स्वार्थों के टहलिया कुत्तों को पाल लिया, लिया बहुत बहुत ज्यादा, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जिंदा रह गए हम। ये चीजें अंदर से कुरेदती हैं और इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि दिनेश भाई ने, इनकी टीम ने, आरएसएस ने ये नक्की किया कि इस देश में जो ब्रह्म स्वरूप, जो युवावस्था के हमारे मित्र हैं, उनको यहाँ बुला के उनको बताया जाए कि लीडरशिप क्या है। लीडरशिप का मतलब है कि आप दूसरों को रास्ता दिखाएं, दूसरों से काम कराएं, दूसरों को वो दिखाएं जो आपका विजन है, जो आपकी दृष्टि है वो दूसरों की भी दृष्टि बन सके। ये क्षमता जब होती है तब आप लीडर बनते हैं। लेकिन लीडर बनने से पहले आपको अपने आप को लीड करना पड़ेगा। दूसरों को लीड करने से पहले अपने आप को लीड करना सीखना पड़ेगा। मुझे बड़ी सुंदर एक वो बात याद आ रही है, डिक हॉक, जिसने वीजा कंपनी बनाई, VISA कार्ड लिए घूमते हैं ना सब लोग। उसका कहना ये था कि इस दुनिया में यदि आप लीड करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को लीड करना पड़ेगा। उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस, मैं क्या हूं, पहले ये समझना पड़ेगा मेरे अंदर ताकत क्या है, परमात्मा ने मेरे अंदर क्या क्या डाला हुआ है, परमात्मा ने क्या नहीं डाला हमारे अंदर, सब कुछ मेरे अंदर है। जब ये सेल्फ अवेयरनेस आएगी तो आपके अंदर एक अदम्य उल्लास के साथ एक ताकत का जन्म होगा, ऊर्जा मिलेगी। सेल्फ डिसिप्लिन, आप अपनी ताकत जो आपके अंदर परमात्मा ने डाली है उसको वेस्ट ना करें, इधर उधर ये वो, इधर उधर नहीं जाना। आप शक्ति के पुंज की तरह से एक डायरेक्शन में, लेजर की तरह से जाए, हिट करें। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेज, लेजर जहां हिट करता है उसके आर पार होता है। तो जो आपका लक्ष्य है उसको वेधने के लिए लेजर की तरह से आप बनेंगे सिर्फ तब जब आपको सेल्फ अवेयरनेस होगी, जब आप में सेल्फ डिसिप्लिन होगा और जब आप सेल्फ रेगुलेटेड होंगे। आप दूसरों को तभी लीड कर सकते हैं जब आप खुद को लीड करेंगे। इतनी शानदार जीवन की जो अनुपम भेंट परमात्मा ने हमें दी है, क्या हम उसके लिए योग्य हैं? हर आदमी को जिंदगी में लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। आखिरी घड़ियों तक भी जो लोग पहुंचते हैं उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं खूटे छे, अपूर्ण कहीं छे, घुटती एक ही चीज है कि मैं हूं परमात्मा का स्वरूप और मैं अपने आप को निकृष्ट कर देता हूं, मैं अपनी ऊर्जाओं को वेस्ट कर देता हूं। यदि आप सेल्फ अवेयर हैं, यदि सेल्फ डायरेक्टेड हैं, सेल्फ रेगुलेटेड हैं, तो आप जीवन में कोई भी लक्ष्यांक ऐसा नहीं है जिसको आप पूरा ना कर सकें। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द बेसिक ड्राइव
that drives you and me all. आप यदि मोटिवेटेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो आप दूसरों को भी मोटिवेट कर पाएंगे। आप ऐसे युग में हैं जब हर आदमी मैनेजमेंट की टर्म में बात करता है। लीडरशिप को भी अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट की तरह से लिया जाता है। मेरा पूरी गहराई से मानना ये है कि मैनेज चीजें हो सकती हैं, आदमी को मैनेज नहीं किया जा सकता। आदमी को मैनेज नहीं किया जा सकता तो उसको क्या किया जा सकता है? उसको लीड किया जा सकता है। और आपने लीडर्स देखे होंगे इस दुनिया में। लोग कहते हैं बदलता है जमाना, अक्सर मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। मर्द, मैं कोई स्त्री पुरुष के भेद का अंतर नहीं बोल रहा हूं। इस दुनिया में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने देश बदल दिए, जिन्होंने दुनिया बदल दी। आप लोग मान के चले लड़का लड़की होने का भेद अपने आप में कोई भेद नहीं। आप जो अपने आप को सही तरीके से नाप के रखेंगे, सही रखेंगे, वो कहीं तक भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मित्र मुझे मिले थे। वो बोल रहे हैं कि मेरे 18 साल का बेटा मुझे ये कहता है कि आपने इंडस्ट्री लगा ली, बड़ी इंडस्ट्री लगा ली, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों कुछ करूं, मैं तो जिंदगी आराम से जीऊंगा। और वो दोस्त बड़े परेशान थे कि 18 साल का लड़का ये कहता है कि आपने इतना सारा कमा तो लिया, मुझे क्या करने की जरूरत है। लेकिन वो विचारशील हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि चलो घूमने के लिए चलते हैं। घूमने के लिए चलते हैं, उसके बाद कहीं हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद दिखाया कि कैंसर के दर्दी हैं, वो इस तरह से हैं, ये बीमारी है, इसमें ये प्रॉब्लम है, लिवर में है, ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का कहता है, मैंने उसको बहुत ही प्रिय है, बड़े भाई और मेरे मित्र भी हैं। यूजीसी चेयरमैन थे डॉक्टर वेद प्रकाश। मैं 6-7 साल पहले उनको ये कहता था कि इस देश की यूनिवर्सिटीज यदि उस लायक नहीं है तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस यहाँ आने चाहिए। उनसे मैं बात करता रहा, वो सम्मत भी थे, लेकिन संभव नहीं हो पाया। अब मोदी साहब ने निर्णय लिया है कि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस यहाँ खोले जाएं। वो क्यों खोले जाएं? हमारे यहाँ भौतिकवादी विकास बहुत पीछे है। हमारे यहाँ अध्यात्म का विकास आज भी बहुत है, हम अभीते नहीं है। हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में जाके खालीपन महसूस नहीं करते। हम ये कुछ भी कह सकते हैं, चाहे गरीब है, झोपड़ी में रहते हैं, जैसी प्रभु की इच्छा है। और कबीर झोपड़ी में रहते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कबीरदास जी पोथी पढ़ पढ़ जगनुआ पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने तो पूरे वेस्ट को पीछे कर दिया। बोलते हैं आप तुम कुछ भी पढ़ते रहो, जिसने 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लिया वो तो सबसे आगे है। अब प्रेम कैसे सबसे आगे है? प्रेम का मतलब है, अब प्रेम किसी एक व्यक्ति से, एक लड़के या लड़की से प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं यदि आपको प्रेम है तो जहां भी आपकी दृष्टि पड़ती है आपको हर चीज से प्रेम होगा। जिसकी आंख में प्रेम है उसकी हालत कैसी है? एक मुझे कुछ याद आ रहा है। हम लिए फिरते हैं आंखों में चमन है बागबान, हमारी तो आंख में चमन है। हम लिए फिरते हैं आंखों में चमन है बागबान, जिस तरफ उठी निगाहें शोक गुलशन हो गया। हम तो जहां भी देखते हैं वही बगीचे खिलते हैं। तो यदि कबीर जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो इस प्रेम की बात कर रहे हैं। अब जिस चीज आप खेत को देखें, प्रेम से देखें, तो आपको महसूस होगा कि फसल अच्छी क्यों नहीं है। फिर एग्रीकल्चर साइंस में जो कुछ होगा उसके अंत तक आप पहुंचेंगे। हमारे देश के इतने हॉस्पिटल इतने पुअर क्वालिटी क्यों हैं? तो आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में वो प्यार आपको सिखाएगा। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज का नाम है? हमारे स्कूल कमजोर क्यों हैं? वो आपको नए शिक्षक तैयार करके देगा वो प्रेम। तो हमारा तरीका अलग है, पश्चिम का तरीका अलग है, लेकिन जैसे पश्चिम हमसे बहुत कुछ सीखता है। स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल कंपनी बनाई, वो 60 के दायके में कंफ्यूज यंग मैन
कंफ्यूज था। 76, 77 में वो हिप्पी होके इंडिया में आ गया था। वो समझना चाहता था कि मेरे जीवन का मतलब क्या है, ये जीवन मुझे कैसे मिला, अब इसका मैं क्या करूं। ये खालीपू, ये वैक्यूम वहां के लोगों में होता है, आप लोगों में से शायद किसी के अंदर ये वैक्यूम नहीं होगा। और ये वैक्यूम आया होगा तो भी इसलिए आया होगा कि हमने पश्चिम की शिक्षाओं के आधार पे बहुत चीजें पश्चिम की तरफ से विचारना सीख लिया है। हमने भी प्लेटो की तरह से, अरिस्टोटल की तरह से एनालिटिकल माइंड डेवलप करना शुरू कर दिया है। उनसे हमें बहुत चीजें सीखनी है। उनकी यूनिवर्सिटीज यहाँ आ रही हैं, यूज देम, गो देयर, स्टडी देयर, लर्न फ्रॉम देयर टीचर्स, एंजॉय देयर लाइब्रेरीज, रीड देम। और जब आपके अंदर वो लाइट होगी तो आप टॉप क्लास लीडर्स बनेंगे। लीडर बनने के लिए आपके हाथ में एक दृष्टि होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजिक दृष्टि होनी चाहिए कि आज मैं यहाँ हूँ, मेरा समाज यहाँ है, मेरा राष्ट्र यहाँ है, और मैं चाहता हूँ कि आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद वहाँ जाए। यहाँ से वहाँ तक जाने का रास्ता क्या होगा वो मैं बताऊंगा, तब आप लीडर बनेंगे। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में इतनी बात है मेरे, टॉपिक यही था। बिल्कुल सही है। पब्लिक लीडरशिप कैंप। पब्लिक लीडरशिप के लिए सबसे पहले यू हैव टू बिकम योर ओन लीडर। अपनी ऊर्जा को बताइए, अपना परिष्कार कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कीजिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए सत्संग हमारे यहाँ एक रास्ता है, लेकिन सत्संग सिर्फ व्यक्तियों का, महात्माओं का नहीं होता। सत्संग लाइब्रेरी में जाके किताबों का भी होता है। वो सत्संग मैंने बहुत किया और बड़ा आनंद लिया है सत्संग का। और क्योंकि उस सत्संग का सिर्फ मैंने आनंद लिया, मुझे माफ कीजिएगा यदि आपको बात थोड़ी विचित्र लगे, कि जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना था तो मेरे दोस्त लोग ये सोच रहे थे कि 2 विषय लेने थे, कौन से आप लोगों में से भी कोई कर रहा है क्या सिविल सर्विसेज? अच्छी बात है, कोई नहीं कर रहा है। तो वो ढूंढ रहे थे यार कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा सब्जेक्ट लें। पोजीशन मेरी भी यही थी कि कौन सा सब्जेक्ट लूं, लेकिन मेरे पास 5, 6, 7 ऑप्शंस थे, ये ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं। और जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था, वो मैंने एक भी नहीं लिया। ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, अब मैं कुछ नया पढ़ूंगा, मैं बिल्कुल नए सब्जेक्ट लिए। और क्योंकि पढ़ने का शौक था, बस वेरी कॉन्फिडेंट कि ये पढ़ा जाएगा। और इतने आनंद से लिया कि मुझे कभी कभी शंका भी होती थी कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ या मैं अपना मूर्ख बना रहा हूँ। क्योंकि सुबह मैं बास्केटबॉल खेलता था, रात को जाके टीटी भी खेलता था। जब मेरा सिलेक्शन हुआ सिविल सर्विसेज में तो मैं गंगानगर में था, उस वक्त राजस्थान में। तो कुछ एक दोस्तों को पता था कि पूरे दिन गायब होता है, रात को ये हमारे साथ कहीं आता जाता नहीं है, सिर्फ खेलने के लिए आता है। ज्यादातर लोगों ने ये कहा, मुझे को बताया कि इसका सिलेक्शन हुआ है सिविल सर्विसेज में, तो ज्यादातर लोग ये बोल रहे थे वो कब पढ़ता था, हमने तो उसको पढ़ते हुए देखा नहीं। क्योंकि मेरे माथे पे थ्योरी नहीं थी, मैं संगीत भी एंजॉय करता था, मैं स्पोर्ट्स भी एंजॉय करता था, मैं फेस्टिवल भी एंजॉय करता था। मैं ये मानता हूँ आपके अंदर इतनी ताकत है कि कुछ भी हो सकता है। लीडर यदि आपको बनना है तो मैं ओम्स लॉ किसने पढ़ा है? सब फिजिक्स के लोगों ने पढ़ा होगा। ये फिगर याद है? अब मैं आपको लीडरशिप का ओम्स लॉ बताता हूँ। OHM नहीं, हमारा जो ओम है उसका ओम का लॉ बताता हूँ। लीडरशिप में ओम का मतलब ये होता है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न तो इच्छा क्यों पूरी हो। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न तो इच्छा क्यों पूरी हो, बल्कि एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। ब्रह्म तो आप हैं, लेकिन आप अपने आप को, तुम्हें वेट की ना खोजो पता नहीं जाते हैं, आप अपने आप को वेस्ट कर देते हो। क्यों? कि आपकी इच्छा तो इधर की है, आपको इच्छा तो कहती है ये है, आप करते ये हैं और आपका ज्ञान ये है। आप इन तीनों चीजों की डायरेक्शन कहाँ जाएगा? आप जहां हैं वहीं रहेंगे या उससे भी नीचे दरकते चले जाएंगे। ऊपर जाना है तो इन तीनों चीजों का समायोजन करना पड़ेगा। समायोजन करना मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है। अपनी ऊर्जाओं का समायोजन भी किया जा सकता है। आप लोग यहाँ करीब 100 के करीब बैठे हुए हैं, 100-150।
आपकी सभी की शक्तियों का भी पुंज बन सकता है, समायोजन हो सकता है, जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं सभी। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं और निरुपाय, शक्ति के विद्युत कण इलेक्ट्रॉन्स जो व्यस्त, जो बिखरे हुए हैं, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, संकलन उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अब ये चॉइस आपकी है कि आप उस एनर्जी को सही से यूज करके अपना कल्याण, समाज और राष्ट्र का कल्याण करना चाहते हैं, या छोटे छोटे आकर्षण, छोटे छोटे प्लेजर्स के आगोश में, छोटे छोटे चंगुल में, छोटी छोटी डिजायर्स में फंस के आप रसातल में जाना चाहते हैं। ये आपकी चॉइस एंटायर। Happiness, friends, is never found in fulfillment of desires. इच्छाओं की पूर्ति में कभी भी आनंद आपको नहीं मिल सकता। मैंने जानबूझ के एक ब्रह्म वाक्य छोड़ा था। पहला वाक्य क्या था? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दूसरा था अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तीसरा था सर्वम खलो इदं ब्रह्म। ब्रह्म सर्वव्यापक है, हर जगह ब्रह्म है, जहां देखो वही ब्रह्म है। चौथा था सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। ब्रह्म है लेकिन वो अलग अलग रूप में है, माया के कारण अलग अलग रूप में दिखता है। सत्य ब्रह्म है, जगत जो वो है मिथ्या है। ये पश्चिम आज तक नहीं समझ पाया, इसलिए पूरे विकास के बावजूद न्यूयॉर्क में 60% पॉपुलेशन रात को दवाई की गोली लिए बिना सो नहीं सकती। सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। और पांचवा जहां मैं अंत में पहुंच रहा हूं, सच्चिदानंदम ब्रह्म। सच्चित और आनंद का नाम ब्रह्म है। जिस दिन आपको सत, चित और आनंद के ब्रह्म को आप अनुभव करना शुरू करेंगे, उस दिन आपको लगेगा कुछ भी चीज असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। पढ़ाई में भी संभव है, ऑफिस में भी संभव है, समाज के कार्यों में भी संभव है, राजकारण में भी संभव है। यहाँ मैं एक आप लोगों को चेतावनी भी देना चाहता हूँ। काफी लोगों में एक फैशन हो गया है राजकारण, पॉलिटिक्स इज वेरी बैड, पॉलिटिशियन तो एवा छे, पॉलिटिशियन देवा छे, गंदू छे, बदू गंदू छे। इस बहकावे में मत आइए। पॉलिटिक्स से बड़ी कोई आर्ट, कोई साइंस हो नहीं सकती। उसको पॉलिटिकल साइंस इसीलिए कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस राष्ट्रों को चलाने का विज्ञान है। इसलिए आप देखें पूरी दुनिया पे कोई फिजिसिस्ट या केमिस्ट या इंजीनियर या टेक्नोक्रेट राज नहीं करता है। पूरी दुनिया पे राज तो पॉलिटिकल साइंस वाले। मोदी साहब ने क्या पढ़ा है? पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ज्यादा कोई इकोनॉमिक्स पढ़ लेता है, सोशियोलॉजी पढ़ लेता है, लॉ पढ़ लेता है। मैं विज्ञान के अगेंस्ट नहीं, मैं तो खुद विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। वो पश्चिम के भौतिकवाद तक यदि आपको पहुंचना है तो उसका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। मैं पूरी तरह से उसका हामी हूँ। हमारी मुश्किल क्या है? पश्चिम की जो मुश्किल है हमारी उससे विपरीत मुश्किल है। आज हम ये बोल रहे हैं विश्व की 5वें 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की टोटल इकोनॉमी का साइज है $20 ट्रिलियन, 20 से 21 ट्रिलियन डॉलर। चाइना इज अबाउट $15 ट्रिलियन। हम $3 ट्रिलियन बनने के लिए मत रहे हैं। हम बहुत पीछे हैं, हमें बहुत रास्ता तय करना है और उसका रास्ते के लिए विज्ञान भी होना चाहिए। थोड़ा सा लाइट बात कर ली जाए दिनेश भाई। नहीं बिल्कुल बात। मेरे दोस्त लोग बोलते हैं जब तुम बोलना शुरू करते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि मैं कोई एम्ब्रॉयडरी या कला या संगीत की कोई मीठी मीठी बात करने के लिए नहीं है, मैं कड़वी बात करूँ। क्योंकि दवाई हमेशा कड़वी होती है। मैं खुद भी कड़वी दवाई लेता हूँ, आप भी कड़वी दवाई के लिए तैयार रहे हैं। आप जो भी करना चाहते हैं जीवन में, आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। भगवान महावीर भी यही बोलते थे, भगवान बुद्ध भी यही बोलते थे
गीता जी का भी सार यदि आप पढ़ेंगे तो यही मिलेगा, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। कर्म में विज्ञान भी आता है, अध्यात्म भी आता है। हमारी मुश्किल ये हुई, हम पीछे इसलिए पड़ गए, हमने अध्यात्म को इतना जकड़ के पकड़ लिया कि विज्ञान छूट गया। कारण ये है कि 1526 में जब बाबर आया और हमारे हाथी घोड़े वाली सेनाएं गई उससे लड़ने के लिए, उसने कहा आने दो। उसके पास तो 500-600 आदमी थे। उन्होंने कहा साहब ये तो आ गए तो चारों तरफ से बढ़ते ही आ रहे हैं, हाथी भी आ रहे हैं, घोड़े भी आ रहे हैं, ऊंट भी आ रहे होंगे। राजस्थान वाले तो ऊंट पे भी लड़ने के लिए जाते हैं। वो तरह तरह की फौज देख के उसकी सेना ने कहा कि बाबर साहब ये हो क्या रहा है, ये तो आ गए। उन्होंने बोला कि और थोड़ा नजदीक आ गए। जब बिल्कुल नजदीक आ गए, माइंड यू, बाबर कहां से था? कौन से देश से था? उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी थी समरकंद और उससे कनेक्टेड यूनिवर्सिटी थी बुखारा। उस वक्त की वो लीडिंग यूनिवर्सिटीज थी और उनकी लेबोरेटरी में उन्होंने बारूद बना लिया और बारूद बाबर लेके आया और उसके पास साइंटिस्ट भी थे, उसके पास तोप थी। जैसी तोप आपको जूनागढ़ के किले पे आजकल सब जगह लगी हुई है, वैसी तोप वो थी, हमारे पास थी नहीं। हमारे पास मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत कुछ था लेकिन विज्ञान नहीं था। जैसे ही और नजदीक आए, बाबर ने तोपची को इशारा किया कि 2 गोले इधर फेंको और 2 गोले इधर फेंको। वो 4 गोले जब फटे तो हाय हाय हो गई, हाथी एक दूसरे को मारते हुए चले गए, युद्ध पूरा हो गया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज ओनली फॉट लाइक दिस। और बाबर नामा मैंने पढ़ा है, यदि आप उसको दुश्मन भी मानते हैं तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। You are never defined by your friends, you are defined by your enemies. जो आपका दुश्मन है, आज हिंदुस्तान यदि पाकिस्तान को दुश्मन मानेगा तो पाकिस्तान ही हमें डिफाइन करेगा। दुश्मनी बांधनी है तो किसी ऐसे बड़े आदमी से करो जो आपको डेफिनेशन बढ़िया मिले। आज चाइना उस लेवल पे है, अभी इंडिया चाइना की आंख में आंख डाल के बात कर रहा है तो हमारी डेफिनेशन दुनिया में बदल रही है। हम बहुत साल तक सिर्फ पाकिस्तान के साथ दे रहे थे, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, ISI ने ये कर दिया। अरे यार वो तो जो कर रहे हैं तुम क्या कर रहे हो? बात ये है ना कि हम क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर जाते हैं कुछ भी। मैंने ISI के साथ स्ट्रगल किया, मैं 1 साल पंजाब का BSF का IG था और मैंने देखा इट कैन इजीली हैंडल, कोई प्रॉब्लम नहीं है और इंडियन गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। तो बाबर के पास जो बारूद था वो यूनिवर्सिटी से बन के आया हुआ बारूद था, वो किसी दुकान से नहीं खरीद के लेके आया था। दुकान पे बारूद रखने के लिए भी आपको किसी यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी में उसको डिस्कवर और इन्वेंट तो करना पड़ेगा। तो क्योंकि उसके पास मिलिट्री साइंस थी, क्योंकि उसके पास तोप थी, उसके हथियार बेटर क्वालिटी के थे, मिलिट्री साइंस के सब्जेक्ट में वो हमसे बेहतर था तो उसने जीत लिया। क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हुआ रॉबर्ट क्लाइव था, उसके पास भी हथियार थे, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर थी, साइकोलॉजी की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, सोशियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बेहतर थी। बैटल ऑफ प्लासी में उसने इंडियन सिराजुद्दौला को सबको हरा दिया। हमें अपनी यूनिवर्सिटीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। लीडरशिप रोल में आने के लिए हमें विज्ञान और अध्यात्म। कोई ऐसी गाड़ी दिनेश भाई आपने देखी है जिसका एक टायर तो ट्रैक्टर का हो और दूसरा स्कूटर लैम्ब्रेटा का हो, वो गाड़ी चल सकती है क्या? हमें ऐसी गाड़ी नहीं बनना है। अध्यात्म का टायर जिस साइज का हमारा है, ट्रैक्टर का बड़ा टायर है, विज्ञान का टायर हमारा छोटा हो गया है। इस टायर को बड़ा बनाना पड़ेगा तो गाड़ी धमधोकार आगे बढ़ेगी। वर्क हार्ड ऑन साइंसेस, वर्क हार्ड ऑन लिबरल साइंसेस, वर्क हार्ड ऑन इकोनॉमिक्स, वर्क हार्ड ऑन ऑल योर सब्जेक्ट्स। पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ो, एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ो। आप में से किसी ने युवल नोआ हरारी को पढ़ा? ओनली वन हैंड, 2, 3, तो बाकी विचार कर रहे हैं कहूं ना कहूं। 3 आदमियों ने पढ़ा है। कौन सी बुक पढ़ी है बेटा? सेपियंस और होमोडियस। होमोडियस, सेपियंस और होमोडियस। तीसरी नहीं पढ़ी? सर नहीं। 21st सेंचुरी। आपने क्या पढ़ा है?
किताबें आपके दिमाग का विस्तार करती हैं, किताब आपको खोलती हैं, किताब आपको नए आइडियाज देती हैं, किताब आपको नए ओपिनियंस और नए जजमेंट लेने की योग्यता प्रदान करती हैं। किताबें पढ़िए, क्योंकि आप हर आदमी से जाके मिल नहीं सकते, क्योंकि आप हर आदमी आपकी क्लास में आके पढ़ा नहीं सकता, लेकिन दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स की किताबें आपकी लाइब्रेरीज में हैं, और तो नेट पे भी हैं, किंडल पे भी हैं। रीड देम एंड रीड देम वेल। अच्छे से जितना आप पढ़ेंगे तो फिर फेथ और रीजन की लड़ाई में आप सही डिसीजन ले पाएंगे। संघर्ष दो ही चलते हैं, फेथ कुछ बोलता है, रीजन कुछ कहता है। फेथ इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, रिलीजन। रीजन इज साइंस। ब्रेक्ट का नॉवल आपने पढ़ा, गैलीलियो। गैलीलियो की प्रॉब्लम ये थी कि गैलीलियो ने दूरबीन बना के देख लिया था, उसको समझ आ गया था कि तारों की गति और चांद की गति देखते हुए कि घूमती तो धरती है। और सब लोग ये बोलते थे, बाइबल में ये लिखा हुआ था, हमारे यहाँ भी यही माना जाता था कि धरती यूनिवर्स का केंद्र है और सूरज, चांद, सितारे सारे धरती के चारों तरफ घूमते हैं। और गैलीलियो ने रोज देखा, सालों तक देखा, उसने दूरबीन बनाई और जब देखा तो समझ गया वो कैलकुलेशन से कि घूम तो हम रहे हैं, सूरज तो खड़ा हुआ है, सूरज घूम तो सूरज भी रहा है, लेकिन वो अलग घूम रहा है, उसकी धुरी अलग है, हम उसके चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब लोगों ने उसको पकड़ लिया। फेथ वाले लोगों ने कहा है कि तू तो मतलब बाइबल के अगेंस्ट बोल रहा है, धर्म के अगेंस्ट बोलता है। उसको पकड़ के कैद कर लिया, उसको मृत्युदंड दे दिया। उसके दोस्त लोग बोले कि यार तू पागल है क्या, तू मर जाएगा, तेरे को मार डालेंगे। फेथ वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली। तो गैलीलियो ने अंत में अपनी जान ये बोल के छुड़ाई कि हाँ साहब, सूर्य घूमता है, और फिर धीरे से बोलता है कि आम फरेत है वैसे घूम तो धरती ही रही है। तो इस चक्कर में आपको विज्ञान आना चाहिए कि कौन किसके चारों तरफ घूम रहा है, एटम में क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, नैनो फिजिक्स क्या है, नए नए जो साइंसेस आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मेटावर्स क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, ये सब चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसमें आज हम पीछे हैं। चाइना इस वक्त 5G में अमेरिका से भी आगे है। चाइना को गालियां निकालने से काम नहीं चलेगा, चाइना से कम्पीट करने की जरूरत है। और कम्पीट हम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, कौन बताएगा हमको? मैं इतनी देर से तुम्हें रामायण सिखा रहा था, तुम अब भी यही बोल रहे थे कि सीता कौन था। मैं बता रहा हूँ कि आप इसलिए कम्पीट कर सकते हो कि हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। चाइना के लोगों में भी वही है, यदि वो रियलाइज कर सकते हैं तो हम भी रियलाइज कर सकते हैं। आप जो बता रहे हैं वो बात ठीक है, बिल्कुल सही, लेकिन उससे बहुत सरल है। पढ़े लिखे आदमी की एरोगेंस है। आप यदि स्कूल तक पढ़ लिए, आप कॉलेज तक पढ़ लिए, तो फिर आसान चीजें आप समझ नहीं सकते, आसान चीज में आपको मजा ही नहीं आएगा। विद्वत्ता की एक एरोगेंस होती है, एक अभिमान होता है, वो चीजों को बड़ी डिफिकल्ट डेफिनेशंस में बांध देता है, और जिसको वो डेफिनेशन नहीं पता उसको फिर वो कहता है तो अनपढ़ है। चीजें समझना कुदरत में बहुत आसान है, जितना आसान बना के चलेंगे जिंदगी उतनी ही आसान है, जितना क्लिष्ट उसको बनाएंगे उतना ही क्लिष्ट हो जाएगा। एक छोटा फार्मूला लास्ट में मैं दे रहा हूँ आपको कि दिमाग को पढ़ाइए, दिमाग को पढ़ाइए, इसको ज्योमेट्री भी पढ़ाइए, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ाइए, इसको 3 डायमेंशनल भी पढ़ाइए, इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, IT, वाईटी सब कुछ पढ़ाइए, इसको इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, इसको सब कुछ पढ़ाइए, लेकिन इसको अनपढ़ रखिए, दिल को अनपढ़ रखिए। और परमात्मा जैसा है वो निखालिस है, वो बिल्कुल अपने आप में शुद्ध स्वरूप में है। दिल को यदि आपने पढ़ा लिया तो वो दूसरे की भावनाओं का हिसाब किताब करना शुरू कर देगा और गंदगी शुरू हो जाएगी। दिमाग को पढ़ाइए जितना पढ़ा सकते हैं, दिल को अनपढ़ रहने दीजिए। चीज़ें आसान लगेंगी, आनंद आएगा, एंजॉय करेंगे,
और गाए बगाए किसी भी तरह से जीना तो है, चाहे ना चाहे। मैं तरह तरह की हिंदी इंग्लिश बोलता रहा हूँ। अभी फिर मुझे एक कविता याद आ रही है, आखिर में मैं उसके साथ फिनिश कर रहा हूँ। गालिब ने कहा था, हमें हस्ती का असर किससे हो जुस्मर के इलाज। अब जिंदगी मिली है तो जीनी तो पड़ेगी, जिंदगी मिली है तो जीनी तो पड़ेगी। गमे हस्ती एग्जिस्टेंस का, गमे हस्ती का असर किससे हो जुस्मर के इलाज। जुस्मर के लिए मर्या वगर, मर्या वर्गा जिंदगी की छुटको નથી, मरशु ત્યારે छुटको છે અને પહેલા छुटको નથી। मरे बिना इस जिंदगी की विषमताओं से कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। गमे हस्ती का असर किससे हो जुस्मर के इलाज। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने पर। जब तक सुबह होती है तब तक शम्मा को जलना पड़ता है। तो जब तक मौत नहीं आएगी जलना तो पड़ेगा, जीना तो पड़ेगा। वो जिएंगे तो आप उत्तम जिज्ञासा के साथ जी सकते हैं, लीडर बन के जी सकते हैं, दुनिया का लीडिंग स्टूडेंट होकर जी सकते हैं, लीडिंग लीडर होकर जी सकते हैं, लीडिंग वैज्ञानिक होकर जी सकते हैं। और यदि ये आप में जज्बा आ गया, ये फीलिंग आप में आ गई कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपने आप को समझना बहुत जरूरी है लीडर बनने से पहले। यदि आपको ये समझ आ गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो आप लीडर तैयार हैं। My lesson is complete. Now we conclude this session and क्योंकि आप टाइम क्रॉस कर चुके हैं तो कुछ आंसर नहीं रख पाएंगे। ऑलरेडी एक मिनट, आई डोंट माइंड। सर अपने ऋषि मुनि का स्टार्टिंग में प्रेज किया था, वो लोग जो बोलते हैं अमेरिकन्स उसको फिर क्वेश्चन करते हैं, फर्दर प्रूव होता है कि वो लोग सही कह रहे थे। तो सर ये पॉजिटिव थिंग है कि हम लोग को हर चीज़ में साइंटिफिक माइंडसेट लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि मतलब कल्चर फॉर्म होता है बिलीव करने से, जैसे रिलीजन पे बिलीव करते हैं वैसे। तो सर वेस्ट क्या करता है, हर चीज़ को क्वेश्चन करता है, तो सर वो क्या पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है? देखिए, क्वेरी जब आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, एक एनालिसिस और एक सिंथेसिस। वेस्ट का तरीका एनालिसिस का है, वो हर चीज़ को तोड़ के देखते हैं। हम मानसिक रूप से उसको अनुभव करके हमारे देश की परंपरा रखते हैं। जैसे परमात्मा को आप तोड़ के देख ही नहीं सकते, आपको दिखेगा ही नहीं, आप तोड़ेंगे किस चीज़ को? तो आपको फेथ से उसको विश्वास करना पड़ेगा। ये पश्चिम और पूर्व में फर्क है, मैंने पहले ही बताया। इन दोनों का मध्यम मार्ग लेके चलना पड़ेगा। आपको समझने के लिए दिमाग को पढ़ाना पड़ेगा और यहाँ से महसूस करना पड़ेगा। दोनों चीज़ें जब बैलेंस होकर चलेंगी तो मैं मानता हूँ कि विश्व अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में हमें देखने को मिलेगा। भारत को भी यही रास्ता मिलेगा। अभी पश्चिम भी अल्टीमेटली इस रास्ते पे आ रहा है, वो सारी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। और जब भी मुझे डिसीजन लेना होता है तो मैं हर बार एक चीज़ में फंस जाता हूँ, वो ये होता है कि मान लीजिए मैं डिसीजन लेने वाला हूँ कुछ, तो जो भी पैरामीटर्स होते हैं कि मैं ये एनालाइज करता हूँ कि पहले क्या पैरामीटर्स थे, उस बेसिस में डिसीजन ले लेता हूँ। जैसे ही मैं डिसीजन लेता हूँ उसके बाद नए अलग पैरामीटर्स हमारे सामने आते हैं। आप इस माइक को यूज कीजिए। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इसके नज़दीक मुंह रखें। हेलो सर, होता ये है कि मान लीजिए मैं डिसीजन ले रहा हूँ कुछ, तो अभी कुछ पैरामीटर्स है, मैंने एनालाइज किया, मैंने उस पास्ट में जितने पैरामीटर्स होते हैं वो सोच के अपना डिसीजन ले लिया। टाइम t = 0 को मान लीजिए। अब जैसे ही टाइम t = +1 हो जाता है तो नए अलग पैरामीटर्स आ जाते हैं, बहुत सारे जो एक्सटर्नल फील्ड्स पैरामीटर्स आ जाते हैं और वो डिसीजन अलग हो जाता है। उन पैरामीटर्स के हिसाब से मुझे कुछ और डिसीजन लेना चाहिए। तो आपने अपनी ज़िंदगी में या फिर अपने टाइम में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए होंगे, तो आप मान लीजिए एक कुछ डिसीजन ले लिया, तो आप उसको इस चीज़ बने कैसे रहते हैं? जो नए पैरामीटर्स आते हैं उसके बाद चीज़ें चेंज हो जाती है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि वो डिसीजन गलत हो गया। तो
तो मैं डिनर में मैं एक आपको सलाह दूंगा। डिसीजन मेकिंग की जो थ्योरी है उसमें एक साइमन का मॉडल है, साइमन, आप उसको पढ़िए। साइमन का कहना यह है, जो पैरामीटर्स की आप बात कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप पहले सारे इंडिकेटर्स देखते हैं। एक चीज ये बोलती है, दूसरी चीज ये बोलती है, तीसरी चीज बोलती है, फिर उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, रैशनल डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने ये मान लिया है कि फैक्टर्स इतने ही हैं, फैक्टर्स इतने नहीं हैं, वो हमेशा बदलते हैं, रोज बदलते हैं। आपने मुझसे पूछा मैं डिसीजन कैसे लेता हूं। मैं डिसीजन सुबह से शाम तक डिसीजन नहीं लेता हूं। मेरा काम डिसीजन लेने का, बाकी मेरी टीम ही काम करती है सर। और मैं डिसीजन कैसे लेता हूं मैं बताता हूं। मैं इंस्पेक्टर सुहेरा को इसीलिए साथ लेके आया था कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। ये करेंगे इस चीज की। आप सारे पैरामीटर्स को इकट्ठा करेंगे तो भी सारे पैरामीटर्स आपको नहीं मिलेंगे। आप कभी भी जिंदगी में कोई बेस्ट डिसीजन होता नहीं है। जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आप सही डिसीजन लेके इंप्लीमेंटेशन कर दिए। काफी मैंने इतने ब्रिलियंट लोग देखे हैं, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, वो डिसीजन ही नहीं ले पाते। अनफॉर्चुनेटली वो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में है, वो सारा दिन डिसीजन ही नहीं ले पाते। इसके बजाय आपके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आप उनको इवेल्युएट करें, और आपका गोल क्या है उस गोल को मद्देनजर रखते हुए आप फटाफट डिसीजन लें, उसको इम्प्लीमेंट कर दें। और उसके बाद पलट के ना देखेंगे ऐसा किया होगा, वो तो समय जो बीत गया। लाइफ आपको एक गट फीलिंग सिखा देगी। जिस दिन आप दिन में 50 डिसीजन लेना शुरू करेंगे, लीडरशिप का रोल ही है। जो हमारा टॉपिक है, लीडरशिप का रोल ये है कि लीडर इंडिसाइसिव नहीं होता। उसको फटाफट जो 2, 3, 4, 5, 6 चीजें बताई गई उसके आधार पे अब क्या करना चाहिए, अब डिसीजन तो लेना है। यू कैन नॉट वेट फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू रीच यू। डाटा कभी कंप्लीट नहीं होगा, इंफॉर्मेशन कभी कंप्लीट नहीं होगी। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर इंट्यूशन ऑल्सो टेक अ डिसीजन एंड कॉल। मैं मैनेजमेंट टर्म्स में आपको बताऊंगा, पीटर ड्रकर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मैनेजमेंट, और वो प्रैक्टिकल मैनेजर थे। उनसे जब पूछा गया कि आप कठिन डिसीजन कैसे लेते हैं, तो बोलता है कि मैं मेरी पूरी टीम को इकट्ठा कर लेता हूँ कि बताओ भैया क्या किया जाए। फिर कोई आदमी कहता है कि साहब ये करो, दूसरा कहता है नहीं ये करो, तीसरा कहता है ये करो। अब वो सारे इंटेलिजेंट आदमी हैं, सारे एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव्स हैं। अब वो मुझे 3-4 बता देते हैं कि साहब ये करो, दूसरा कहता है ये करो, तीसरा कहता है चौथा है ये करो। उसके बाद फिर मैं घर जाता हूँ, फिर घर में मेरी बेटी दौड़ती हुई आती है कि पापा क्या तुम्हें परेशान क्यों हो आप? बोलता बेटा ये 3 डिसीजन है, इनमें से बोले इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये कर लो। बोला मैं वो कर लेता हूँ। उसको पता है कि ये टीम के बीच में स्ट्रगल यदि करते रहो तो सारी उम्र निकल जाएगी, डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो वो 3 जो डिसीजन है एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव्स के हैं, वो तीनों के बताए हुए हैं। और उन तीनों में से जो भी लेके, ब्यूटी इज एन इम्प्लीमेंटेशन। आप कितने खूबसूरती से उसको अंजाम देते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसके बाद पलट के नहीं देखना होता। यू विल क्रॉस द रिवर। सही जवाब। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। लीडरशिप रोल का बहुत बड़ा काम ये है, कन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन, ये दोनों नहीं रहने चाहिए। और तीसरा अंडर परफॉर्मेंस। कन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन और अंडर परफॉर्मेंस, ये तीनों लीडरशिप के चैलेंजेस हैं। लीडर बनना है तो इन तीनों से बाहर निकलना पड़ेगा और डिसीजन लो और उसको आगे बढ़ाओ। Hello. Good evening, sir. I am Josh Ravaya. I am
from Pakistan University, and my question is that आपने अपनी स्पीच में बोला सर कि जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है लाइक कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, दे आर कमिंग इन इंडिया, राइट? तो अभी सर जैसे वो यूनिवर्सिटीज़ है, ओके, वो लोग यहाँ से स्टूडेंट्स लेंगे एंड देन दे विल गो टू फॉरेन कंट्रीज, सो लाइक उसकी वजह से isn't it necessary or isn't it possible कि सर हमारे जो ब्रेन्स हैं या हमारे जो भी यहाँ के अच्छे टॉप स्टूडेंट्स हैं वो सर फॉरेन चले जाए? तो ये ज़रूरी नहीं है कि सर यहाँ पे हमारी कंट्री को लॉस हो। हमारे कंट्री में इतना ब्रेन है कि थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाए तो हमें कोई नुकसान नहीं। इंडियंस हैं कितने, 20 लाख के करीब। अच्छा, 20 लाख में काफी सारे तो मोटर चलाने के लिए भी गए हुए हैं, जिनके कोई लंबी चौड़ी डिग्री नहीं है उनके पास। काफी स्टोर चला रहे हैं, काफी पेट्रोल पंप भी चला रहे हैं, गैस स्टेशन, और बहुत तरह तरह के काम कर रहे हैं। अब 142 करोड़ में से 20 लाख चले भी गए तो क्या नुकसान हो? डोंट बॉदर अबाउट दैट। अमेरिका कितने बाहर हैं देखो। इजराइल वर्ल्ड का एक एग्जेम्पलरी नेशन है, और आप दुनिया की किसी भी सिटी में चले जाओ, वहाँ घूमते हुए इजराइल के लड़के लड़कियाँ दिखाई देंगे। एक दिल्ली में एक हमारे दोस्त ने बताया था कि एक जू लोगों का पॉपुलर वहाँ रेस्टोरेंट है। अच्छा, जूस का कमाल ये है इजराइलीज का कि जिस शहर में जाते हैं वहाँ उनके खाने की जगह भी नक्की होती है जहाँ उनके टेस्ट का खाना मिलता है, तो वहाँ वो एक डायरी रखते हैं, और उस डायरी में जो भी जूझ आता है वो अपने एक्सपीरियंस लिख देता है। तो दिल्ली में जितने भी जूझ जाते हैं उनको पता है कि कहाँ जाना है, वो उनकी एमएससी से पता चल जाता है कि डायरी कहाँ है, वो वहाँ जाते हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंस लिख देते हैं। तो फर्स्ट क्लास डाटा और इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है कि कहाँ जाने जैसा है, कहाँ जाने जैसा नहीं है। इजराइल के लोग इतने बाहर घूमते हैं कि कभी कभी लोग ये बोलते हैं कि यार तुम्हारे देश में कोई आदमी बाकी भी बचा है या तुम सारे घूम ही रहे हो। और वर्ल्ड में इस वक्त कटिंग एज की जितनी रिसर्च है वो सारी इजराइल में होती है। अमेजोन हो, गूगल हो, या जो भी, एवरीबडी इज रशिंग टुवर्ड्स इजराइल। तो डोंट बॉदर अबाउट द 20-30 लाख। We are 142 crores, and each of us is a wonderful creation of God. Good evening, sir. My name is Nurasika Patel, and I am coming from Pakistan University. Very nice question is कि हम अभी लीडरशिप का जो लर्न करने आए हैं, तो हमारे जो फ्यूचर के लीडर्स बनने जा रहे हैं, क्या फ्यूचर के लीडर्स बनने जा रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सोशल चेंजेस कैसे ला सकते हैं लीडरशिप से, और जो इक्वालिटी है वो एजुकेशन वगैरह, सोशल चेंजेस कैसे ला सकते हैं? मेरे फेवरेट लीडर्स में से महात्मा गांधी हैं। वो ये बोलते हैं, बी द चेंज यू वांट इन सोसाइटी। सोशल चेंज लाने से पहले आपको खुद लीडर बनना पड़ेगा। वो चेंज पहले अपने अंदर लेके आओ जो आप दूसरों में लेके आना चाहते हैं। दूसरी चीज, बिकम पावरफुल। सोसाइटी को बदलना आसान नहीं है। मैंने कहा कि लोग कहते हैं बदलता है ज़माना अक्सर, मर्द वो है जो ज़माने को बदल देते हैं। उसके लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कैपेबिलिटी से स्टूडेंट आपको अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी टॉप करो, रिसर्च करो, अपनी एक पोजीशन बनाओ। अभी से सोचोगे यहाँ कॉलेज में स्टूडेंट रहते हैं मैं दुनिया बदल दूंगी, वो बड़ा डिफिकल्ट है। कबीर बनना बड़ा मुश्किल है। कबीर थे इतना पढ़े लिखे, मसी कागज छुओ नहीं, कलम कही नहीं हाथ, ऐसा तो हर आदमी हो नहीं सकता। आपको पढ़ना है। इस वक्त आपका रोल ये है कि पढ़ो, और इतने गहरे से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो बिकम टॉपर्स देयर। और वर्ल्ड लेवल के जब ब्रेन आप लोग बन जाएंगे तो उसके बाद लोग आपको पूछेंगे अब मैं क्या करूँ।
the 4 basic leadership styles? ये तो किसी भी मैनेजमेंट की बुक में आपको मिल जाएगा। मैनेजमेंट का कोई बेसिक स्टाइल नहीं होता है। मैनेजमेंट इज सिचुएशनल, मैनेजमेंट इज इंडिविजुअल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज सिचुएशन ओरिएंटेड। आप ऑटोक्रेटिक स्टाइल कहें, आप अथॉरिटेटिव स्टाइल कहें, आप डेमोक्रेटिक स्टाइल कहें, आप करिश्मेटिक स्टाइल कहें, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका बहुत सिंपल आंसर है, 4 स्टाइल होते हैं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल, मैंने बदी खबर छे तो मैंने बता दिया, उस तरह से करो, चुपचाप, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, करो। और उसके बाद सब पे खड़े हो जाते हैं डंडा लेके। That's not leadership, that's management. That's a poor style of management. और ये poor style of management कब से था? 1911 में जब F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट, किसी ने नाम सुना है टेलर का? F.W. टेलर था साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रणेता था। वो यही कहता था टाइम मोशन स्टडीज, आदमी खड़ा रहता था, देखता रहता है इतनी देर में ये काम हुआ नहीं हुआ, टाइम भी गिन लो, सामान भी गिन लो, काम भी गिन लो। इस तरह से नहीं होता। वो एक फेज थी, आदमी उससे आगे बढ़ गया। उसके बाद फेल आया, फेल के बाद थ्योरी एक्स थ्योरी वाई आई। थ्योरी एक्स थ्योरी वाई पढ़ा है आप लोग सभी, पढ़िए थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स कहती है कि आदमी निहायत निकम्मा कामचोर आदमी है, इसको डंडा नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं करेगा। थ्योरी वाई ये कहती है कि आदमी सेल्फ मोटिवेटेड है, वो चैलेंजेस स्वीकार करना चाहता है, वो नई नई चीज़ें सीखना चाहता है, बेसिकली क्रिएटिव है। अब इन दोनों चीज़ों में सत्य कहीं बीच में है, अर्ध सत्य है दोनों। आपका मॉनिटरिंग अच्छा होना चाहिए। एट द सेम टाइम जब आप खुद इतने चेंज बन चुके हैं तो बाकी लोग आपको देख के चेंज बनेंगे। आप मेंटर कीजिए, आप गाइड कीजिए। मैं मानता हूं कि मोटिवेट करके प्रेम से वो सारे काम कराए जा सकते हैं जो कराने लायक हैं। सिर्फ दादागिरी दिखाने के लिए गुस्से पे और गालियां निकालने की जरूरत पड़ती है। धन्यवाद सर, आज आप बता रहे हमारे बीच में और आपका सेशन बहुत पूजा करो भाई। और इसी नोट पर हम आज सत्र का कंक्लूड करते हैं, सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दिशा फाउंडेशन की ओर से हृदय से अजय तोमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं आशा करता हूँ ऐसे ही हमको सदैव प्रेम देते रहे और मार्गदर्शन प्राप्त करवाते रहे। धन्यवाद। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, डेलीगेट्स अपने स्थान पर बैठे हैं।